Hello everyone. So this is my first YouTube video with a face, I think. So मैं सोच रहा था कि नए साल पे कुछ नया किया जाए, तो मैं एक नया YouTube चैनल बनाया है जिस पर मैं कुछ नए डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करूँगा, डिस्कस करूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं और आप लोग सब लोग साथ में इस चीज़ को ऑब्जर्व करें, सोचें, समझें, जानें कि क्या चल रहा है दुनिया में और क्या हम उस चीज़ को समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते और कैसे समझ सकते हैं। क्योंकि पहला वीडियो है तो हो सकता है कुछ चीज़ें मैं स्किप कर जाऊं या कुछ चीज़ें ना बताऊं, क्योंकि हर चीज़ बताना भी चीज़ों को ना समझ के डायरेक्शन में ले जाता है हम लोगों को। तो ये टॉपिक मैं शुरुआत करना चाहूँगा उस पॉइंट से जहाँ से मैंने शुरू किया था, जब से मैंने सोचना शुरू किया। जैसे हर कोई बचपन से ही ये सोचना शुरू करता है कि भगवान क्या है, और वहीं से आई थिंक सबकी शुरुआत होती है सोचने की कि हम ये जाने कि भगवान है क्या, ये एग्जिस्टेंस क्या है, ये दुनिया क्या है, ये दुनिया आई कैसे, बनी कैसे। फंडामेंटल क्वेश्चंस फिलॉसफी के, और हर कोई कभी ना कभी इन क्वेश्चंस से गुजरता है, जानने की इच्छा रखता है कि मैं समझ पाऊँ ये क्या चीज़ है। तो इसी पॉइंट पर मैं अभी रिसेंटली एक डिबेट हुई थी, और उस डिबेट की वजह से ही मैंने सोचा कि कुछ पॉइंट्स पर मैं बात करूं कि जो डिस्कशन में बताए गए थे और क्या वो सही थे, गलत थे। सही गलत के ऊपर तो नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ डिस्कस करना चाहूँगा कि क्या हो सकता था या क्या होना चाहिए था। तो जो डिबेट थी, वो जो टॉपिक था डिबेट का, वो था डज गॉड एग्जिस्ट। तो उसमें दो पर्सन्स के बीच में डिस्कशन चला था, और ये डिस्कशन के जो पर्सन्स थे वो इतना मायने नहीं रखते कि अगर उनकी जगह कोई और भी होता तो कोई और भी अपने अपने तरफ से तथ्य रखता, फैक्ट्स रखता। लेकिन बड़ी बात ये थी कि एक पर्सन जो था वो थीस्ट था और दूसरा था अथीस्ट। मतलब वो लोग जो मानते हैं कि भगवान या कोई एनर्जी या कोई सुपरनेचुरल बीइंग है जिसने दुनिया बनाई है, वो थीस्ट है। और अथीस्ट वो लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, गॉड नहीं है, ये एग्जिस्टेंस किसी और तरीके से वजूद में आई है, ये बनी है। तो ये मैटर करता है। तो इस वीडियो की शुरुआत मैं इस तरह से करना चाहूँगा कि डज गॉड एग्जिस्ट को अगर मैं समझाने बैठूंगा तो ना तो ये टॉपिक कभी एंड होगा, ना ही कभी बातचीत बंद होगी, और इसकी अंडरस्टैंडिंग हमेशा बढ़ती रहेगी हम लोगों की, लेकिन हम फिर भी जानने के करीब नहीं पहुंच पाएंगे। उसके रीज़न बहुत सारे हैं, अभी एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले जो बातचीत हुई उसमें से जो थीस्ट पर्सन जो है, उनकी तरफ से क्लेम्स थे डिफरेंट, जिसकी वजह से मैंने सिर्फ थीस्ट के पर्सन के साइड से जो कमेंट्स या उनके जो डिस्कशन या उनके जो पॉइंट्स, उनका जो आर्गुमेंट्स थे, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे बात करूंगा। क्योंकि अगर कोई क्लेम करता है कि कोई चीज़ है या कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जब भी हम कोई क्लेम करते हैं तो साबित करने की जो बात आती है वो उसी के ऊपर आती है। लेकिन जो अथीस्ट होते हैं उनको तो सिर्फ सबूत चाहिए, कोई रीज़न चाहिए, कोई ऐसा तरीका चाहिए कि वो जान सके कि हाँ, जो क्लेम किया गया है वो वाकई में है, कोई प्रूफ चाहिए। तो अथीस्ट की तरफ की बातों को मैं ज़्यादा महत्व नहीं देता, क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ कहने को ज़्यादा नहीं था, सिर्फ ये था कि मैं जानना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे सबूत दिया जाएगा तो मैं मान लूँगा या जान लूँगा। तो मेन मुद्दा ये आता है कि हम थीस्ट की तरफ की जो कमेंट्स किए गए थे उस पर थोड़ा गौर किया जाए। तो जो थीस्ट पर्सन जो थे, जिनको मैं बोलना चाहूँगा पर्सन ए बोलना चाहूँगा, तो उनकी तरफ से जो कमेंट की जो शुरुआत हुई थी वो ये हुई थी कि हम गॉड की एग्जिस्टेंस को समझाने या उसकी बातचीत करने के लिए हम एक पैरामीटर सेट किया जाए डिस्कशन का। और वो पैरामीटर डिस्कशन का जो था वो इस तरह से होना चाहिए कि ना तो उसमें किसी तरह की साइंटिफिक नॉलेज या साइंटिफिक
तरीका नहीं होना चाहिए बातचीत का जिससे हम किसी नतीजे पर पहुंचे कि गॉड एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। दूसरा, किसी तरह का रेवलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रेवलेशन होगा तो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स और आउटसाइड द रिलीजन बहुत सारे रेवलेशंस थ्रू आउट हिस्ट्री हैं जो कहते हैं कि गॉड है और उसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़े लॉजिक्स हैं। तो रेवलेशन की बातचीत ना की जाए। तीसरा, उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वेशंस, यानी कोई डायरेक्ट ये ना कहे कि हमें अगर कुछ है तो हमें दिखाओ या हमें सामने लेके आओ या हमसे बातचीत करवाओ, सिर्फ हम तभी मानेंगे, ऐसा भी हम नहीं कर सकते। तो जो चौथा उन्होंने कहा कि जिससे बातचीत हो सकती है, वो कहा कि अकल, लॉजिक और रीजनिंग से अगर बात हो तो ही हम डिस्कशन के एंड तक हम पहुंच पाएंगे। और उसके बाद ये कहा कि वो आर्गुमेंट भी जो होना चाहिए वो डेफिनेटिव आर्गुमेंट होना चाहिए, ना कि इनडेफिनेटिव। और उसका उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था, आप देख सकते हैं वीडियो में। उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल दिया गॉड के एग्जिस्टेंस के लिए। पहला जो आर्गुमेंट दिया एग्जाम्पल की फॉर्म में, वो ये दिया कि एग्जिस्टेंस को अगर समझाना है तो हम ऐसे मान सकते हैं कि अगर हम किसी समुद्र के बीच में किसी टापू पर अगर जाते हैं और वहाँ पर हमें एक पिंक बॉल दिखती है, तो वो पिंक बॉल कहाँ से आई, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उसका साइज ऐसा क्यों है, उनका शेप ऐसा क्यों है, वो मैटर ऐसा क्यों है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका टेक्सचर ऐसा ही क्यों है, किसी और तरीका क्यों नहीं है। तो इस पॉइंट पे मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि अगर हम खुद ही इस तरह का एग्जाम्पल दे रहे हैं जहाँ पर साइंटिफिक मैथोलॉजी यूज़ की जा रही है, क्योंकि साइंस भी इसी तरह से वर्क करता है एक सिस्टमेटिक वे में, कि अगर कोई चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसके ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज चेक करते हैं, कलर्स चेक करते हैं, टेक्सचर चेक करते हैं, और इसी तरह से हम बाइसेक्ट करते हैं सिस्टमेटिक वे में कि कोई चीज़ क्या है क्या नहीं है। तो ये भी एक तरह का साइंटिफिक तरीका ही हुआ जिससे हम एक चीज़ को डिसाइड करना चाहते हैं कि वेदर वो ऐसी है, और है तो क्यों है। तो ये भी एक साइंटिफिक मेथड हो गया, जबकि हम शुरुआत ही हमने इस तरह से की थी कि हमें साइंटिफिक लॉजिक से हमें परे बात करनी है, सिर्फ लॉजिक पे बात करनी है, ना कि साइंटिफिक वे में बात करनी है। तो ये एक तरीका जो एग्जांपल है वो साइंटिफिक वे हो गया ऑब्जर्विंग थिंग्स। तो ये एग्जांपल किस तरह से डिफाइन कर रहा है कि गॉड है कि नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा बॉल अगर बड़ी कर दी जाए जो क्वेश्चन बदलेगा नहीं बदलेगा, तो क्वेश्चन तो नहीं बदलेगा। उन्होंने जो एग्जांपल दिया वो तब ठीक होता अगर वो साइंस को भी साथ में रखते, क्योंकि साइंस भी एक सिस्टमैटिक स्टडी है चीज़ों को समझने की। तो वो भी एक जो एग्जांपल में उसी डोमेन में आ जाता है। दूसरा उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल जो भी एंटिटीज हैं वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ एग्जिस्ट करते हैं। यूनिवर्सल जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के साथ हैं, क्योंकि जब तक हम उन्हें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जिस लिमिट तक हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वो हमें इसी तरह से दिखाई देती है कि वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। लेकिन जैसे ही हम उसका डोमेन, उसके मेजरमेंट के जो डिफरेंट डिफरेंट पैराडाइम्स हैं, अगर उनमें अगर जाके हम फाइंड आउट करना चाहें, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बहुत अलग तरह से दिखाई जाती है। जैसे कि मैक्रो वर्ल्ड में चीज़ें काफ़ी हद तक स्टेटिक हैं जितना भी हम ऑब्जर्व कर पाए, लेकिन जैसे ही हम क्वांटम वर्ल्ड में जाते हैं वहाँ पर बहुत ही चीज़ें रैंडम हैं जिसको समझना अभी भी हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो उस लेवल पर हम जाके अभी ये नहीं बोल सकते कि हर चीज़ डेफिनेटिव प्रॉपर्टी के साथ है, जब तक, क्योंकि हमारी जो लाइफ स्पैन है एज अ ह्यूमंस में बहुत फिक्स है, बहुत फिक्स डोमेन्स में हम वर्क करते हैं, बहुत लिमिटेड दायरे में ही हम ऑब्जर्व कर पाए हैं जहाँ तक फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें एक जैसी दिखती हैं, फिक्स दिखती हैं। लेकिन उनका कहना बहुत सही था, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हाँ, अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं तो ये बात सही है, क्योंकि उन्होंने पूछा भी कि अगर ये है तो कहाँ से आया, कैसे बना, ये क्वेश्चंस वैलिड है, आप पूछ सकते हैं। लेकिन सीधे क्लेम कर देना कि नहीं फिक्स है थ्रू आउट द यूनिवर्स, सारी चीज़ें फिक्स हैं, फिक्स प्रॉपर्टीज हैं किसी भी कंडीशन में, लेकिन ये चीज़ मुझे लगता है वो सही नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक जो था वो था कि अगर किसी अथीस्ट से यही सेम चीज़ पूछी जाए तो वो आर्गुमेंट ऑफ इग्नोरेंस या आर्गुमेंट के बेसिस पे वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को नकारेगा, सीधे प्रूफ मांगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, या डॉगमेटिक फॉर्म में उसका जवाब देगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि अगर हम नेचुरल फिनोमेना जितने भी हैं अगर उनको समझ लेते हैं, उनके होने का रीज़न समझ लेते हैं, उनके पीछे की एक्सप्लेनेशन, उनके पीछे की जो साइंस अगर समझ लेते हैं, तो इससे ये साबित नहीं होता कि गॉड नहीं है। उससे उन्होंने कहा कि इससे ये साबित होता है कि हाँ,
गॉड है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इस हिसाब से तो ये बात समझ में आती है कि अगर गॉड जो है वो सुपर नेचुरल भी है, ओमनीप्रेजेंस, ओमनीपोटेंट, ये सब होने के बाद भी, और ये भी बोला जाता है कि वो मेटाफिजिकल है। अब मेटाफिजिकल एक ऐसा शब्द आ गया जिसको डिफाइन करना, जिसमें चीज़ों को डिफाइन करना, और जिसमें है भी क्या वो भी हमें नहीं पता। बस एक शब्द है जिसको कितनी बार भी कैसे भी यूज़ करते रहो जब भी हमें कुछ भी कवर अप करना होता है अपने एक्सप्लेनेशन को। तो जो पॉइंट था कि जो नेचुरल फिनोमेना है उसको जानने के बाद भी हम गॉड को नकार नहीं सकते। अगर ऐसा ही है तो फिर नेचुरल फिनोमेना को जानने की जरूरत क्या है, उनको सीधे गॉड पे ही रहने दो। उनके पीछे के एक्सप्लेनेशन को जानने से फायदा ही क्या है, जो कि पहले होता था। अगर हमें गॉड को डायरेक्ट मान ही लेना है किसी न किसी फॉर्म में, तो हम रीजनिंग क्यों कर रहे हैं, चीज़ों को क्यों जान रहे हैं कि उसके पीछे क्या है क्या नहीं है, उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन क्या है क्या नहीं है। सीधे गॉड ही बोल दिया जाए कि हर चीज़ गॉड कर रहा है, विदाउट एक्सप्लेनेशन, विदाउट साइंस को यूज़ किए। उसके बाद कहा गया कि प्रॉब्लम ऑफ ईवल को कैसे जस्टिफाई किया जाए। तो इस पे बहुत बड़ी बात की गई कि अगर गुडनेस को या कह लो अच्छेपन को या जस्टिस को अगर डिफाइन करना हो तो उसके लिए ईवल होना ज़रूरी है। इस तरह से डिफाइन किया गया, तो उसके लिए बहुत अच्छा बात कही गई थी अथेइस्ट की तरफ से कि अगर ऐसे ही है तो बहुत सारे जुल्म ऐसे ऐसे हैं जिनको अगर हम बात करना चाहें तो जब तक ईवल नहीं होगा तब तक हम जस्टिस डिफाइन नहीं कर पाएंगे, गुडनेस डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही बचकाना आर्गुमेंट था कि हम किस तरह से ये डिफाइन करें, जब तक बुराई नहीं होगी तब तक अच्छाई नहीं होगी। तो इस तरीके से तो देखा जाए तो फिर भी कोई किसी तरह का कोई बैलेंस दिख नहीं रहा है हमें थ्रू आउट द ह्यूमैनिटी फ्रॉम द पास्ट टिल द प्रेजेंट। तो प्रॉब्लम ऑफ ईवल जो है बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की जा सकती है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की जा सकती है अगर हम ये मानते हैं गॉड है। लेकिन अगर एक पल के लिए माना जाए कि गॉड नहीं है तो ये बहुत अच्छे से डिस्क्राइब हो जाता है कि प्रॉब्लम ऑफ ईवल सिंपली हमारे ह्यूमन वेज के लिव इन कल्चर और लिव इन बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि हम कैसे जी रहे हैं विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट जो एबनॉर्मलिटीज है वो हमारे कल्चर पे डिपेंड करता है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो तरीके हैं ह्यूमंस ने जो अभी तक इजाद किए हमारे सब्जेक्टिव वर्ल्ड में। सब्जेक्टिव वर्ड से मेरा मतलब आगे मैं डिफाइन करूँगा डिटेल में। उसके बाद कहा गया कि अगर ईवल नहीं होगा तो फिर हम गॉड के लिए अकाउंटेबल कैसे होंगे। जब तक गॉड को ये नहीं पता चलेगा कि कोई कितना अच्छा है कोई कितना बुरा है, तो वो कैसे जस्टिफाई करेगा कि हम उसको किस पहलू में रखा जाए, उसको हम नर्क में डालें कि उसको हम स्वर्ग में डालें, हम किस पहलू में रखेंगे। लेकिन जब हमने गॉड मान ही ले रहे हैं, पहले से मान के चल रहे हैं, तो फिर सीधी सी बात है, आप तो उस तरह का आर्गुमेंट दिया ही जाएगा कि उसको किस पहलू में रखा जाए। लेकिन बात तो यहाँ ये हो रही है कि अकाउंटेबिलिटी तो बहुत बाद में आती है कि हम कैसे किसी को सही है गलत कहें। बात यहाँ तो सिर्फ गॉड के एग्जिस्टेंस की हो रही है, तो हमें उसी पर ही रहना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो थीस्ट है वो खुद ही आगे की कहानी बताए जा रहे हैं कि जो ह्यूमंस है वो अकाउंटेबल है, ईवल होना चाहिए तभी अकाउंटेबिलिटी बनेगी, अकाउंटेबिलिटी बनेगी तभी गॉड का एग्जिस्टेंस होगा। तो ये बहुत ही बचकाना तरीका है गॉड को प्रूव करने का, रादर देन लॉजिक। ये किसी तरह का लॉजिक नहीं है। जब हमने उसकी शुरुआत ही, उसका ओरिजिन ही गॉड के प्रूव करने का जो ओरिजिन ही है वही हमारा सब्जेक्टिव मैटर मैनिपुलेटिव है, बनाई हुई बातें हैं। उसके बाद कहा गया एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट जो पूरे थ्रू आउट द डिस्कशन चला था वो था कंटिंजेंट, या जो पूरी एग्जिस्टेंस है वो कंटिंजेंट है, या जिसको कंटिंजेंट आर्गुमेंट कहा गया था, कंटिंजेंसी। जिसका मतलब ये बताया था कि कोई भी चीज़ यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं एग्जिस्ट करती हैं वो किसी न किसी चीज़ से डिपेंडेंट है। अगर वो चीज़ ना हो डिपेंडेंट जिस पे है तो वो मैटर ही नहीं बनेगा या एनर्जी ही नहीं बनेगी या यूनिवर्स ही नहीं बनता अगर वो कंटिंजेंट नहीं होता, डिपेंडेबल नहीं होता किसी चीज़ पे। और जिस चीज़ पे डिपेंडेंट है उसको नेसेसरी बीइंग उन्होंने कहा। अब जब विदाउट द फंडामेंटल प्रूफ, क्योंकि कोई भी चीज़ कंटिंजेंट है यानी डिपेंडेबल है किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस के लिए, तो उसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो कंटिंजेंट के पीछे का रीज़न डिपेंडेबिलिटी का वो है क्या, कहाँ से आया और किसने प्रूव किया। और ये प्रूव की गई चीज़ आई तो साइंटिफिक वर्ल्ड से ही, क्योंकि साइंस ने ही ये चीज़ पता लगाई है कि कोई चीज़
जो एग्जिस्टेंस में आई है वो डिपेंडेंट है। अगर हम अपने कॉमन सेंस से ये बताना चाहें कि हर चीज़ डिपेंडेंट है क्योंकि मैंने ये चीज़ मूव करी तो वे यहाँ से मूव हुई क्योंकि मैंने उसे मूव किया, या कोई चीज़ नेचर में भी हो रही है तो वो किसी रीज़न की वजह से हो रही है, तो वहाँ पर तो हम रीज़न पे चले जा रहे हैं। लेकिन यही चीज़ अगर हम बिल्कुल ओरिजिन पे चले जाएं यूनिवर्स के, तो उसका भी अगर हम सेम कंपैरिजन कर देंगे तो ये तो वो बात होगी कि हमने यहीं से बैठे बैठे पूरे यूनिवर्स को हम एक ही लॉ में डिफाइन करते जा रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। अब मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि ऐसा है, मैं बस ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ विदाउट प्रूफ। मेरे पास प्रूफ नहीं है, मैं सिर्फ ये जानने की और समझाने की सबको कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी बात को कहने के बाद जब तक हमारे पास कोई वैलिड प्रूफ ना हो तो उस पर अपनी क्लेम करना ये बात सही नहीं होगी। हम सिर्फ उसके प्लसेस माइनस यानी बोथ साइड को ही बातचीत में ला सकते हैं। तो सिर्फ ये कह देना कि नहीं, जो डिपेंडेबिलिटी है वो यूनिवर्स के ओरिजिन में भी वैसे ही वर्क करती है जैसे हम मैक्रो वर्ल्ड या ह्यूमन जो डोमेन है अंडरस्टैंडिंग का उसमें वर्क करती है, तो यूनिवर्स के ओरिजिन में भी वही चीज़ होगी। यानी हर चीज़ डिपेंडेंट होने के बाद ही वो एग्जिस्टेंस में आएगी। ऐसा कोई वैलिड प्रूफ नहीं है जस्ट बिकॉज हमारी एक अंडरस्टैंडिंग साइंस में बहुत माइन्यूट है, बहुत कम है, और जितना हम समझ पाते हैं उसी के बेसिस पे हम पूरी यूनिवर्स को डिफाइन करने लगते हैं। तो ये बात सही नहीं है मुझे लगता है, जब तक हमारे पास वैलिड प्रूफ ना हो। तो कंटिजेंटी आर्गुमेंट जो था वो बहुत ही चीप आर्गुमेंट था, फिर भी जस्ट बिकॉज साइंस के कुछ साइंटिस्ट जो है उन्होंने इस आर्गुमेंट को या इस एनालिसिस को डिफाइन किया हुआ है, लेकिन अभी भी उनके पास खुद प्रूफ नहीं है कि वाकई में ऐसा है कि नहीं, हर चीज़ डिपेंडेबल है। हो सकता है यूनिवर्स में ऐसा ना हो। आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर यूनिवर्स कंटिजेंट नहीं है तो उसका प्रूफ दीजिए। तो ये क्वेश्चन करना बहुत सही है कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर कंटिजेंट नहीं है तो उसका प्रूफ दीजिए। जब आपके पास कंटिजेंट होने का प्रूफ नहीं है तो कंटिजेंट ना होने का प्रूफ कहाँ से आ जाएगा? अब ये बर्डन तो साइंस पे आ गया, जबकि साइंस की तो बातें करनी ही नहीं थी। शुरुआत में जो डोमेन सेट किया था कि साइंस के बेसिस पे डिफाइन नहीं करना है मैंने, तो साइंस की तो बातें होनी चाहिए, सिर्फ लॉजिक पे बात होनी चाहिए। और लॉजिक को डिफाइन करने के लिए जब आप साइंटिफिक वर्ल्ड को ही पूरा का पूरा एक साइड कर दे जा रहे हैं, तो लॉजिक को तभी आप डिफाइन कर पाएंगे जब लॉजिक के लिए आप पूरी ए से जेड तक पूरी की पूरी एक फ्रेमवर्क बनाएं, जिसके फ्रेमवर्क को पहले आप समझाएं और फिर उस फ्रेमवर्क के ही अंदर आप किसी चीज को प्रूव या डिस्प्रूव कर सकते हैं। तब तो वो लॉजिक या प्योर लॉजिक की बात आ जाएगी, जैसे कि मैथमेटिक्स में होता है। मैथमेटिक्स में जब भी कोई चीज़ एनालाइज की जाती है तो उसका एक डोमेन सेट किया जाता है और फिर उस डोमेन के अंदर ही हम चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, तब फाइंड आउट करते हैं कि हाँ ये चीज़ लॉजिकली सही आ रही है, गलत आ रही है, या जितना आना चाहिए रिजल्ट वैसा है कि नहीं है। लेकिन यहाँ तो सीधा सीधा हम बार बार साइंस की तरफ मुड़ जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि कंटिजेंसी आर्गुमेंट कोई बहुत बड़ा आर्गुमेंट नहीं था मेरे ख्याल से, जिसको प्रूव डिस्प्रूव करना दोनों ही साइंस की बात आ जाएंगी और साइंस की यहाँ बातें करनी नहीं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस, इसकी बात आती है। अब इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस एक तरह से यहाँ से इस तरह समझाया गया था कि इन्फिनिटी जो है वो एग्जिस्ट करता है सिर्फ सब्जेक्टिवली मैथमेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। तो बात सही है, इस पे दोनों ही बातें की जा सकती हैं कि जो इन्फिनिटी है हमारा वो मैथमेटिकली तो प्रूफ है हमारे पास कि इन्फिनिट एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट इन्फिनिटी एग्जिस्ट करते हैं मैथमेटिक्स में। उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल डिफरेंट है, उनकी कैलकुलेशन डिफरेंट है, उनकी एनालिसिस डिफरेंट है। तो इन्फिनिटी बहुत अच्छे से हम अंडरस्टैंड करते हैं मैथमेटिक्स पर्सपेक्टिव के। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकलिटी पे जाएं तो प्रैक्टिकलिटी में अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर हम किसी तरह से नतीजे में पहुंच पा रहे हैं, इन्फिनिट सीरीज या इन्फिनिट फंक्शंस को भी हम बहुत अच्छे से डिफाइन कर पा रहे हैं एक फाइनाइट वैल्यू या मेजरमेंट के टर्म्स में, तो पॉसिबल है कि प्रैक्टिकली भी ऐसा हो सकता है कि जो इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस जो है वो एक लूप में किसी तरह से बंद हो या लूप में किसी तरह से कनेक्टेड हो, जो एक फाइनाइट एनर्जी या मैटर में किसी तरह से बंधे हुए हो। और वो जब किसी तरह से किसी फिनोमेना या किसी यूनिवर्सल फिनोमेना के बेसिस पर वो चीज़
एक यूनिवर्स की फॉर्म में क्रिएट हो जा रही है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। मैं इस पर क्लेम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं एक डिस्कशन कर रहा हूँ जिस चीज़ से हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकें। दूसरा पॉइंट ये आया था कि यूनिवर्स जो है वो बहुत प्रिसाइज है। यूनिवर्स के जो लॉज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, वो बहुत प्रिसाइज है। ये बात मैं पहले से ही डिफाइन कर सकता हूँ, डिफाइन कर चुका हूँ। और ये चीज़ जो बात की गई है कि जो लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रिसाइज हैं, यानी यहाँ पर भी हम उन्हीं नियमों की बात कर रहे हैं जो साइंस के बेसिस पे हमने जानी है। साइंस के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं यूनिवर्स में, हमारे अर्थ पे, अर्थ के बाहर, उन्हीं के बेसिस पे हमें वो सारे लॉजिक्स डिफाइन किए गए हैं, वो नियम कायदे, वो फॉर्मूले जिससे ये यूनिवर्स को हम समझते हैं, वो साइंस से ही डिफाइन किए गए। तो घूम फिर के हम फिर से साइंस पे आ जा रहे हैं। तो ये जो पर्सन ए है वो खुद ही कंडेम किया था शुरुआत में कि हमें साइंटिफिकली या साइंटिज्म, जो उन्होंने एक शब्द यूज़ किया, उसके बेसिस पे हम डिफाइन नहीं कर सकते, जबकि वो खुद ही साइंस के फॉर्म में बार बार वो डाइवर्ट हो रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कंटिंजेंट को खुद ही गॉड नहीं मान सकते, यानी किसी चीज़ का होना ही गॉड नहीं है। किसी चीज़ का होना जिस वजह से है उसको गॉड बोला जा रहा है, जिससे नेसेसरी भी कहा गया। तो ये तो बहुत चीप पॉइंट था कि हम कंटिंजेंट को ही, किसी चीज़ यूनिवर्सल कंटिंजेंट आर्गुमेंट जो था उसको ही हम गॉड कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, और सिर्फ इस पॉइंट से डिफाइन करना कि गॉड होता है, ये बहुत चीप बात थी। उसके बाद उन्होंने कहा फेथ और बिलीफ की बात की थी, क्योंकि जो दूसरा पर्सन बी थे उन्होंने फेथ और बिलीफ के बेसिस पे जो डिस्कशन किया था, जिस पे उन्होंने डिसाइफर किया था कि असल में जो गॉड की नेसेसिटी है ह्यूमंस के अंडरस्टैंडिंग, वो उसके फेथ की वजह से ज़्यादा देन किसी और वजह से, क्योंकि साइंस की वो बात नहीं कर सकते। तो उनको पहले ही कट आउट कर दिया था कि हम जो भी डिस्कशन होगा लॉजिक बेस पे होगा। तो उनके पास जो पॉइंट था वो सब्जेक्टिव पॉइंट से, जिसमें फेथ और बिलीफ आता है। तो पर्सन ए ने जो डिफाइन किया, उन्होंने कहा कि फेथ भी सही है, बिलीफ भी सही है। अगर फेथ सही है तो सही बोलेंगे, फेथ गलत है तो गलत बोलेंगे। सेम उन्होंने कहा बिलीफ सही है तो सही बोलेंगे, गलत है तो गलत बोलेंगे। ये तो बहुत ही छोटी चीप बात हो गई। उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर उन्होंने ये बात की कि अगर फेथ या हो या बिलीफ हो, अगर वो लॉजिकली डिफाइन किया गया या जिसको लॉजिक से बैकअप मिलता है, तो वो फेथ सही है। सिमिलरली अगर वो कहते हैं कि जिसके पीछे लॉजिक है, रीजनिंग है, जिस बिलीफ के ऊपर, तो वो बिलीफ भी सही है। लेकिन जब किसी बात में या किसी सब्जेक्टिव मैटर में या किसी ऐसे पॉइंट पे अगर हम लॉजिक ही लगा देंगे, तो फिर उसे हम फेथ बोल ही क्यों रहे हैं। ये तो वही बात होगी कि अगर मैं कहूँ किसी झूठ के पीछे अगर कोई लॉजिक है या किसी बुराई के पीछे अगर कोई लॉजिक है, तो वो झूठ या बुराई सही हो गई। तो उसका मतलब ये हुआ, क्योंकि जैसा पर्सन ए ने बोला कि फेथ के पीछे अगर लॉजिक सही है तो हम सही बोलेंगे, गलत है तो गलत बोलेंगे। तो ये तो बहुत ही बेकार सी बात हो गई। ये तो वही, मैं अगर किसी को कोई जुल्म कर रहा हूँ, कोई गलत काम कर रहा हूँ, अगर वो लॉजिकली सही है तो मैं सही बोल दूंगा, ये तो बहुत बेकार सी बात होगी। तो ये, और पहली चीज़, अगर फेथ और बिलीफ को आप सर्च करेंगे गूगल पे जाके या किसी भी डिक्शनरी में, तो आपको पता चलेगा कि ये फेथ और बिलीफ कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। अब ये सही हो हमारी ह्यूमन नेचर में या ह्यूमन हिस्ट्री में या हमारी अपब्रिंगिंग में, ये फेथ और ये बिलीफ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये तो एक डिफरेंट ही वीडियो पर बातचीत करना पड़ेगा इसके लिए मुझे। लेकिन अभी मैं सिर्फ उनकी बातों पे ही रहूँगा। तो मैं ये कह रहा था कि जो फेथ और बिलीफ को आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फेथ होता क्या है। तो फेथ में आप पढ़ोगे, फेथ असल में स्ट्रॉन्ग बिलीफ को हम फेथ बोलते हैं, और बिलीफ को बोलते हैं किसी चीज़ को मान लेना या किसी चीज़ पे विश्वास कर लेना, हमारा बिलीफ होता है। और वो किसी भी चीज़ पे हम विश्वास कर सकते हैं। तो पर्सन जो बी थे, जो अथीस्ट थे, तो वो थोड़ा मुझे लगता है कंफ्यूजिंग थे। हो सकता है वो अपने माइंड में उस चीज़ को उस तरह से ना समझ रहे हों, लेकिन अगर एक जनरल पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो फेथ और बिलीव एक ही चीज़ है। अगर आप किसी चीज़ पर बिलीव करते हो और आपको स्ट्रॉन्ग बिलीफ नहीं है, तो आप सिर्फ बिलीफ ही बोलोगे। लेकिन अगर किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा
बिलीव करते हो, बहुत स्ट्रांग बिलीव करते हो, तो उसे हम फेथ बोल देते हैं, जो कि हमारे लोगों का रिलीजन पे भी होता है, किसी पर्सन पे भी होता है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ों हैं, सच या झूठ पे भी लोगों का फेथ होता है या बिलीफ होता है। तो ये दोनों ही वर्ड जो है वो थोड़ा सा अ, अ, हमें सच की तरफ बिल्कुल नहीं ले जा पाए। तो दोनों की ही ज़रूरत नहीं है हमारे लिए कि ये जस्टिफाई कर पाए कि गॉड होता है नहीं होता है। उसके बाद आती है कि नेचर डजंट हैव जस्टिस। जैसे कि पर्सन बी जो अथीस्ट थे, उन्होंने डिफाइन किया था कि नेचर जो है या यूनिवर्स जो है वो जस्टिस नहीं करता, या नेचर में जस्टिस नहीं होता, ना ही यूनिवर्स में होता है, जो कि मेरे हिसाब से कहा जाए तो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। क्योंकि अगर आपको जस्टिस ही करना है तभी आपको ये कहानियां बनानी पड़ती हैं गॉड की। मैं ये नहीं कहना चाहता कि कहानियां बनानी पड़ती हैं, क्योंकि मैं क्लेम नहीं कर सकता। मैं बस ये कह सकता हूँ कि अगर जबरदस्ती आपको गॉड को लेके आना है सिर्फ लोगों को प्लीज करने के लिए, कि अगर कोई ऐसा नेसेसरी बीइंग है या कोई गॉड है तो आप सेफ हो, आप कोई किसी तरह की बुराई नहीं रहेगी प्रेजेंट। अगर बुराई है तो उसका किसी ना किसी तरीके से लोग उसका रिजल्ट या उसका अंजाम भोगेंगे। तो एक तरह से बहुत प्लीजिंग एक तरह से डोमेन हो गया जिसमें लोगों को बहुत अच्छे से सेफ फील कराया जाता है। तो लेकिन अगर हम देखें दुनिया में कि वो क्या रहा, यूनिवर्स में देखें, क्वांटम लेवल पे देखें, मैक्रो लेवल पे देखें, गैलेक्टिक लेवल पे देखें, तो आपको सिर्फ केओस ही दिखेगा, हर तरीके से केओस दिखेगा। जस्ट बिकॉज आपके घर के आसपास कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हो रही है तो आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है। जस्ट बिकॉज कि बहुत सारी दवाइयाँ नहीं मच रही हैं, हर सेकंड हर दिन ऐसा कुछ खराब नहीं हो रहा है, तो आपको लगता है सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप आँख खोल के देखोगे तो बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में, बहुत कुछ चल रहा है साइंस में, बहुत कुछ चल रहा है यूनिवर्स में, क्वांटम लेवल पे, जो हर तरीके से केओस है। तो हम नहीं कह सकते कि जो जस्टिस नेचर में है ही कि नहीं। मेरे ख्याल से नहीं। आपका क्या राय है वो आप सोच सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी सारी बातें मानें एज इट इज, बिल्कुल मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सोचें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया, बात हुई सब्जेक्टिव मोरालिटी और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की। तो यहाँ पर क्या आर्गुमेंट हुए थे आप खुद जाके वीडियो में सुन सकते हैं। पर्सन ए ने क्या क्या आर्गुमेंट दिए कि सब्जेक्टिव मोरालिटी होती क्या है, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी होती क्या है, अब मोरालिटी होती खुद क्या है। अब यहाँ पर मैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन पे जाऊंगा तो ये 2-3 घंटे का वीडियो जाएगा, लेकिन मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ पॉइंट आउट करना है। तो मेरे ख्याल से जो सब्जेक्टिव मोरालिटी है वो उन मॉरल की बात की जा रही है जो कि फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हाँ किसी ना किसी तरह से सब्जेक्टिव वे में कन्वे हो रहे हैं। कहने का मतलब अगर हम किसी तरह की कोई चीज़ कहें या बोले, किसी की तरह कुछ लिख जाए या किसी को कुछ बता दिया जाए ऐसा जिसके जो इमोरल हो बिल्कुल, यानी किसी चीज़ को हर्ट करना विद वर्ड्स, बोल के या कुछ सुना के या कुछ लिख के किसी चीज़ को हर्ट करना, तो मेरे ख्याल से वो इमोरलिटी सब्जेक्टिव हो जाती है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिवली बात करने लगते हैं, यानी हमने किसी को फिजिकली हिट किया या किसी को फिजिकली हार्म किया जो कि मॉरल वैल्यू से बाहर है, क्योंकि मैं हार्म बोल रहा हूँ तो वो मॉरल वैल्यू से बाहर की बात हो जाएगी, तो वो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी हो जानी चाहिए। तो रही बात सब्जेक्टिव मोरालिटी और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, तो मेरे ख्याल से वो ह्यूमन कम्युनिटीज खुद डिफाइन करती हैं, खुद डिसाइड करती हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे ग्रुप्स खुद डिसाइड करते हैं। अगर दुनिया में आप देखना चाहेंगे तो ऐसे ऐसे कम्युनिटीज, ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं पूरी दुनिया में जो जिनके लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मोरालिटी की डेफिनेशन बिल्कुल ही डिफरेंट है, जो कभी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ना कर पाएंगे थ्रू योर लाइफ, यहाँ तक कि आप जान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे ऐसी मोरालिटीज की डेफिनेशंस या उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो बिल्कुल बदल चुकी हैं। वो डिपेंड करती हैं कि हमारी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग किस लेवल तक उठ चुकी है या गिर चुकी है। उसके बाद आई कि नेचर अगर जस्टिफाइबल नहीं है, जस्टिस नहीं कर रहा है, तो फिर जीने का या लाइफ का या गॉड का क्या मतलब है जाता है। तो क्वेश्चन ये वैलिड है, ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि जस्टिस नहीं है तो क्यों नहीं है।
ठीक है। लेकिन अगर सीधे हम क्लेम कर दें कि जस्टिस होनी चाहिए तो उसका मतलब गॉड है, तो ये तो आर्गुमेंट बेकार हो गया। नेक्स्ट बात आई कि क्वेश्चनिंग करना बहुत ज़रूरी है। पर्सन ने भी ये बोला कि क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है ग्रोथ के लिए, और हमें तो सबसे बोलना चाहिए कि क्वेश्चनिंग की जाए। लेकिन ये एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था उनका, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं कहता किसी से क्वेश्चनिंग ना करें। तो ये एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, हमें एज अ कम्युनिटी बोलना चाहिए था कि मेरी कम्युनिटी क्वेश्चनिंग करने को ना रोके, या जहाँ से मैं आता हूँ या जिस कल्चर को या जिस एथनिसिटी को मैं बिलोंग करता हूँ, कि वो कल्चर इस चीज़ को कंडक्ट ना करे क्वेश्चनिंग को, ज़्यादा दिन मैं पर्सनल ले जाके उस चीज़ को घुमा दूँ। तो ये एक पॉइंट मुझको बेकार था। दूसरी बात की गई कि लॉजिकली यूनिवर्सल जो एंटिटीज़ हैं वो इटर्नल नहीं हो सकती, वो स्पेस और टाइम के बीच में बाउंड है। यानी पर से वो कंटिजेंसी आर्गुमेंट आ गया था स्पेस और टाइम को बीच में लेके आके। अब स्पेस टाइम एक दूसरे पर कंटिन्यूम में है, यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और स्पेस और टाइम के एग्जिस्टेंस में अगर जाएंगे तो साइंस की बहुत सारी बातें फिर आने लगेंगी। इसका मतलब फिर से घूम फिर के फिर से साइंस पे आ गए। अभी तक पर्सन ए ने कोई भी ऐसा लॉजिकल फ्रेमवर्क या एक डोमेन सेट नहीं किया है उन वर्ड्स का, जिस वर्ड्स को हम पहले से डिफाइन कर चुके हैं, और फिर उन डिफाइंड वर्ड्स के बीच में ही हम किसी चीज को प्रूव करना चाहें, तब तो वो लॉजिक साइंस से बाहर बोला जा सकता है। लेकिन अगर फिर से हम वही यूनिवर्स की बातें करने लगे, फिर से स्पेस और टाइम की बातें करने लगे, तो फिर से हम साइंस को ही लेके आ रहे हैं चीज़ों को प्रूव और डिस्प्रूव करने के लिए। तो ये चीज़ तो मेरे ख्याल से फिर से हम खुद ही अपने बिछाए हुए फ्रेमवर्क से बाहर चले जा रहे हैं साइंस को बार बार लाके। ठीक है, अगर इस चीज़ पर कभी बात करना हो तो मैं स्पेस और टाइम और यूनिवर्स के ऊपर कभी दूसरे वीडियो में बात करना चाहूँगा, लेकिन अभी पॉइंट पे रहते हैं। तो ये भी बिल्कुल बेकार सी बात थी कि हम स्पेस टाइम बाउंड है तो सीधे मतलब है कंटीजेंट आर्गुमेंट, अगर कंटीजेंट आर्गुमेंट है इसका मतलब गॉड है, तो ये बहुत बेकार सी बात है। फिर उन्होंने कहा कि बहुत डिफरेंस है साइंस में और साइंटिज्म में। उन्होंने कहा कि हमें साइंस से परहेज नहीं, हमें साइंटिज्म से परहेज है, साइंटिज्म से दिक्कत। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि साइंटिज्म ये है कि साइंस ही एक लौता तरीका है यूनिवर्स को समझने का, हर चीज़ को समझने का, लाइफ को समझने का, गॉड को समझने का, अगर वो है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमें इस चीज़ से प्रॉब्लम। लेकिन जब बात आती है किसी पर्टिकुलर रिलीजन की, किसी पर्टिकुलर रेवलेशंस की, तो जब वो रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन या कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जब वो बोलते हैं कि नहीं, हम ही एकमात्र तरीका है, या हमारा रेवलेशन ही एकमात्र तरीका है चीज़ों को जानने का, गॉड को जानने का, और हमारा गॉड ही क्रिएटर है, इटर्नल क्रिएटर है इस यूनिवर्स का, तो वो भी अपने एक तरह से रिलीजन को एक साइंटिफिक फॉर्म का टच दे रहे हैं। जैसे कि साइंस के लिए बोला जा रहा था कि नहीं, साइंस ही इकलौता तरीका नहीं हो सकता, तो फिर एक रिलीजन ही तरीका कैसे हो सकता है, जबकि पूरे इतिहास में हजारों रिलीजन आके जा चुके हैं। हजार का मतलब मैंने सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, जो भी एक आंकड़ा है रिलीजन्स का, बहुत सारे रिलीजन्स आए हैं, गए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें करी हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो फिर एक पर्टिकुलर रिलीजन कैसे तय कर सकता है कि उनका रिलीजन में जो रेवलेशंस किए गए हैं वही एकमात्र तरीका, या एक बुक ही पूरे यूनिवर्स को डिफाइन कर सकती है, या उसमें लिखे हुए टेक्स्ट या उसके स्क्रिप्चर्स ही डिफाइन कर सकते हैं पूरे यूनिवर्स को। तो ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ये भी एक तरह से एक तरफा तरीका हो गया, साइंटिफिक को इतना फिर क्यों पीछे किया जा रहा है। उसके बाद कही गई कि अगर कोई क्लेम कर रहा है कि किसी चीज़ को प्रूव करना है, डिस्प्रूव करना है, तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि वो बर्डन दोनों पे है। जैसे उन्होंने कहा कि अगर कोई बगल वाले कमरे में कोई है और दूसरा पर्सन कहता है कि उस कमरे में कोई नहीं है, तो ये दोनों पे ही बर्डन बन जाता है कि वो प्रूव करें। तो बात तो शुरुआत तो वहीं से हो रही है, यही बात तो शुरुआत में होनी चाहिए, यही तो प्रूव करना है कि कमरे में कोई है कि नहीं है। हम बातों में इतना आगे आ गए, लेकिन अभी तक हमने ये प्रूव नहीं किया किसी लॉजिकल फ्रेमवर्क में, ये कोई बता ही नहीं पाए हमें तक कि गॉड है कि नहीं।
लेकिन हमने सिर्फ एक ऐसा पॉइंट रख दिया कि हाँ हमें ये समझाना है, लेकिन समझाया अभी तक नहीं, बस ये बोल दिया कि हाँ हम दोनों पे डिपेंडेबिलिटी बनती है, आप भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल हो जितना रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, लेकिन कोई लॉजिक नहीं है इस चीज़ को डिफाइन करने का कि वाकई कोई है कि नहीं। उसके बाद बात हो रही थी टाइम और स्पेस की, क्योंकि जो अथिस्ट थे पर्सन भी, उन्होंने कहा कि अगर गॉड है तो गॉड इटर्नल है, हमेशा से है, हमेशा की बहुत बात आ रही थी। तो फिर पॉइंट ये आया कि जब यूनिवर्स बना ही नहीं था तो उससे पहले वो इटर्नल बीइंग या नेसेसरी बीइंग कर क्या रहा था, करोड़ों अरबों सालों तक कर क्या रहा था। तो इस आर्गुमेंट में ये बोला गया, पर्सन ए ने ये बोला कि जो इटर्नल बीइंग है या नेसेसरी बीइंग है या जो गॉड है वो टाइम के बाउंड नहीं है, टाइम की बाउंड नहीं है, लेकिन टाइम की बाउंड स्पेस है। तो जब नेसेसरी बीइंग ने बनाया तो स्पेस और टाइम एक साथ बना, तब जाके यूनिवर्स बना। तो ये तो इस तरह की बात हो गई। उन्होंने इसका एग्जांपल या इसका जस्टिफिकेशन मेटाफिजिक्स से देखा, फिर से एक नया जो वर्ड मतलब चीज़ों को कवर अप करने के लिए डाल दिया। यानी मेटाफिजिकल वर्ड में आप कुछ भी करवा लो, कुछ भी आप अज्यूम कर लो। मेटाफिजिकल मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा कि थोड़ा सा मेरी अंडरस्टैंडिंग। तो मेटाफिजिकल वर्ड डालते ही उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ मेटाफिजिकल वर्ड में गॉड रहता है जो कि फिजिकल नहीं है, और फिजिकल नहीं है उस पर टाइम भी बाउंड नहीं है, इसलिए उसने स्पेस और टाइम एक साथ बनाया और यूनिवर्स बना के रख दिया। ठीक है, लेकिन उस पर यूनिवर्स, क्योंकि टाइम अगर हम समझना चाहते हैं, बहुत बहुत ही अच्छा टॉपिक है टाइम को समझने का कि टाइम होता क्या है, किसी और वीडियो पे बात करते हैं। लेकिन अभी सब ये जान लेते हैं कि टाइम असल में है क्या। टाइम सिर्फ इतना सा है कि यूनिवर्स में कोई भी चीज क्वांटम लेवल पे भी अगर मूव करती है तो वो चीज एक तरह से टाइम को डिफाइन करती है। यानी किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट, किसी भी तरह का कोई भी हलचल या फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन, किसी चीज का आना ही एक तरह से टाइम को डिफाइन करता है। तो अगर जो नेसेसरी बीइंग है, अगर वो स्पेस और टाइम को एक साथ बना रहे थे, तो बनाते समय उन्होंने क्या कुछ किया था, कुछ किया तो होगा। मतलब नेसेसरी बीइंग है, एनर्जी है, तो कुछ एनर्जी में कुछ तो मूवमेंट आया होगा, यानी कुछ फ्लक्चुएशन या कुछ मूवमेंट। यानी कोई चीज़ अगर हम बना रहे हैं, जैसे एक सिंपल सेंस में लॉजिक में समझना चाहें, अगर कोई चीज़, जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ भी हम दुनिया में हमारी अंडरस्टैंडिंग में कुछ भी हम बना रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट तो होगा, बहुत कुछ ना नहीं, बहुत सारा मूवमेंट होता है। और जब वो मूवमेंट होता है, बहुत सारी फंक्शनिंग, ऊपर नीचे, कंप्रेस, स्ट्रेच, मोल्डिंग, फोल्डिंग, मिक्सिंग, टेम्परेचर बढ़ाना, कंप्रेस करना, बहुत सारे। तो ये सारे जब प्रोसेस चलती है तब जाके हमें फाइनल आउटपुट मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। तो जो नेसेसरी बीइंग था, तो उसने बिना कुछ किए ही एकदम सब कुछ बन गया। लेकिन अगर नेसेसरी बीइंग कुछ कर रहा है, उसने कोई प्रोसेसिंग कर रहा है, तो प्रोसेसिंग में जब मूवमेंट हो रहा तो तब टाइम नहीं बना सके, क्योंकि टाइम का मतलब ये है मूवमेंट। यूनिवर्स में किसी भी तरह का अगर मूवमेंट हो रहा यानी टाइम है उस टाइम पे। यानी ये तो ये बात हो गई कि यूनिवर्स नेसेसरी बीइंग ने, गॉड ने बनाना शुरू किया तब टाइम चालू हो चुका था, लेकिन यूनिवर्स और स्पेस तब नहीं बना था। या तो ये पॉइंट हुआ, यानी उस टाइम पे स्पेस में या नेसेसरी बीइंग जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड में उस टाइम पे टाइम चल रहा था, इसका मतलब यानी स्पेस बाद में बना है और फिर उस स्पेस को टाइम से बाउंड किया है, या तो ये मतलब निकलता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि नेसेसरी बीइंग ने बस चुटकी बजाई और एग्जिस्टेंस में स्पेस और टाइम आ गया। तो अगर नेसेसरी बीइंग चुटकी बजाते हैं या सिर्फ कुछ ना करके, क्योंकि नेसेसरी बीइंग कुछ करेगा तो कुछ करने के लिए कुछ तो मूवमेंट होगा, यूनिवर्स में कुछ तो मूवमेंट होना चाहिए। जब मूवमेंट हो रहा है तो सीधी सी बात है, मूवमेंट जब हो रहा होगा, अब वो कितना भी माइक्रो सेकंड का, कितना भी छोटे स्तर पे या समय की किसी भी स्मॉलेस्ट मेजरमेंट में अगर वो हो रहा है, तो टाइम तो उसका मतलब बनने से पहले ही आ गया टाइम। यानी यूनिवर्स बनने से पहले टाइम बच चुका था, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ।
तो फिर तो ये बात कहना गलत होगा कि नहीं, स्पेस और टाइम से पहले नेसेसरी बीइंग था और नेसेसरी बीइंग ने स्पेस और टाइम को बनाया। तो ये तो बेकार सी बात हो गई, बहुत चीप बात हुई। तो ठीक है, इसको अलग से कभी डिफरेंट वीडियो में समझेंगे कि ये टाइम और स्पेस की कॉन्सेप्ट कैसे हैं, क्या है। जैसा हम समझते हैं वैसा है कि कुछ अलग से है। तो ये पॉइंट थोड़ा लंबा खिंच जाएगा, मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। फिर उसके बाद कही कि और ये स्पेस और टाइम फिर से साइंस की बात हो गई, जो कि उनके डोमेन से उन्होंने पहले से बात कर रखा था, लेकिन फिर से वो उसी पे आ गए। फिर बात आई गॉड ऑफ द गैप्स कि एवरी कंटिंजेंसी is applicable when scientific cause doesn't deny God due to contingency when it is still applicable। इसका मतलब उन्होंने ये बोला कि just because हम God of the gaps जो है उसको फिल करने लगेंगे, इससे ये डिफाइन नहीं होता कि गॉड नहीं है। जब तक कंटिंजेंसी रहेगी, जैसा कि उन्होंने पर्सन ए ने क्लेम किया कि जब तक कंटिंजेंसी है, हम मान रहे हैं। अब उन्होंने माना है कि जान लिया है कंटिंजेंसी, तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कंटिंजेंसी को जानने के लिए आपको साइंस में जाना पड़ेगा, तभी आप यूनिवर्सल लॉज के कंटिंजेंस होने का पता लगा सकते हैं। विदाउट इस चीज़ का आप अपने दिमाग में सिर्फ कहीं से वर्ड लिख के ये बोल नहीं सकते कि हाँ कंटिंजेंसी यूनिवर्स के हर एक्सटेंट तक फैली हुई है। ऐसा मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं होना चाहिए। बाकी साइंस पे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट था वो ये था कि इट इज़ एसेंशियल फॉर नेसेसरी बीइंग टू बी टाइमलेस, जो कि मैं बात कर चुका हूँ कि टाइमलेस होना चाहिए। तो पर्सन ही नहीं बोला कि वो टाइम के परे है, कि मैं समझा चुका हूँ टाइम के परे कैसे है या कैसे नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ कैन वी डिफाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ मोरालिटी विदाउट द गॉड और नेसेसरी बीइंग। ये भी मैं डिफाइन कर चुका हूँ कि पर्सन ने कहा कि अगर गॉड नहीं है तो फिर मोरालिटी कैसे डिफाइन की जाए। कोई पर्सन मोरल सिर्फ गॉड की वजह से ही हो सकता है, ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन पर्सन बी ने इसको डिफाइन कर दिया कि अगर हम ह्यूमंस हैं, हम कम्युनिटी में रहना चाहते हैं, हम एक ग्रुप में रहना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है ग्रुप के यहाँ कोई नियम कायदे बनाना पड़ेंगे, तभी हम ग्रुप में रह सकते हैं। लेकिन जिसको हम सब ग्रुप बोल सकते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे ऐसे ग्रुप भी हैं जिनको मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, जिनके लिए मॉरलिटी का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब वो कहाँ जाएंगे मरने के बाद, ये तो बेकार की बातें होंगी। तो मॉरलिटी असल में ह्यूमन कम्युनिटीज, ह्यूमन ग्रुप्स ही डिफाइन करते हैं कि उनको कैसे, किस तरीके से अपनी लाइफ जीनी है थ्रू आउट द टाइम स्पेन। तो मॉरलिटी सिर्फ और सिर्फ एक तरह से मेड अप है, जिनको एक पर्सन कॉमन सेंस से भी समझ सकता है कि मॉरलिटी क्या होना चाहिए। लेकिन वो मॉरलिटी एब्सोल्यूट होगी ये नहीं कह सकता, क्योंकि एब्सोल्यूट मॉरलिटी जैसे कोई चीज़ नहीं होती। वो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, कम्युनिटी कम्युनिटी, क्लब्स टू क्लब, थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसके बाद ये बात आती है कि जो इन्फिनिट प्रोसेस ऑफ रिग्रेस है और नेसेसरी बीइंग है, सिर्फ यही दो केसेस हैं जो ऑप्शन की फॉर्म में है। इनमें से कोई एक ही पॉसिबल हो सकता है। उसमें भी उन्होंने कहा कि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ जो कॉजेज है वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो जब हम सब कुछ खुद मान के ही कर ले रहे हैं सब कुछ, तो फिर सीधी सी बात है, डिस्कशन को कोई बात मतलब ही नहीं बनता जब हम सब कुछ मान ही ले रहे हैं। क्योंकि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज पॉसिबल हो सकती है मेरे ख्याल से, क्योंकि जब मैथमेटिकली हम किसी नतीजे में पहुंच पा रहे हैं, तो यूनिवर्स में भी हो सकता है कुछ प्रिंसिपल्स या कॉजेज ऐसे हो जो खुद पे ही डिपेंडेंट हो, एक लूप में, एक तरह से एक खुद के ही सिस्टम है जो खुद ही एग्जिस्टेंस में आके खुद ही डिसअपियर हो रहा है। लेकिन वो एग्जिस्टेंस में आके डिसअपियरेंस इतना बड़े लेवल पे हो रहा है जिसके ना बराबर टाइम में हमारा यूनिवर्स बन के खत्म हो जाता है मेरे ख्याल से। उसके बाद जो बात की गई वो ये कही गई, फिर से बात प्रॉब्लम ऑफ ईवल पे आई कि गॉड इज ऑल्सो वाइज। ये कहा गया कि सब
ये नहीं कि गॉड ओमनीपोटेंट है या ओमनीप्रेजेंस है या गॉड अच्छा ही है। उन्होंने कहा कि गॉड वाइज भी है, एक नया वर्ड उसमें ऐड कर दिया, ऑल नोइंग है, एंड knowing that is why nothing is evil, every evil thing has noble cause and compensation. We know that God is all wiser, all knowing. ये पॉइंट रखा गया पर्सनली ने उनके अकॉर्डिंग कि जो भी बुराइयां यूनिवर्स को छोड़ते हैं, अर्थ पे या ह्यूमंस के बीच में, ह्यूमन कम्युनिटीज के बीच में जितनी भी बुराइयां चल रही हैं, वो उसके पीछे एक बहुत अच्छा कोई एक पॉइंट हो सकता है, किसी तरह का कोई रीजन हो सकता है, इसलिए वो ऐसा हो रहा है, और वो रीजन सिर्फ गॉड जानते हैं, हम ह्यूमंस नहीं जान सकते। और इस बेसिस पे हम हर सारी बुराइयों को मान के सह के आगे बढ़ते रहे। जैसा कि एक पर्सन ने वहाँ पर ऑडियंस में पूछा भी था ये चीज़ कि आपके हिसाब से तो फिर यही मतलब हुआ कि आप जितनी बुराइयां हो कंडेम मत करो, सीधे सीधे मानते रहो, आगे बढ़ते रहो, यानी आप गॉड विल के अगेंस्ट जा रहे हो। तो ये तो बेकार पॉइंट हो गया कि आप सारी इवल्स, ये सारी बुराइयों को आप इस नतीजे पर टाक दें कि बस गॉड होना चाहिए और वो देख रहा है, इसीलिए हम इस चीज़ को मानते हैं। तो ये भी गॉड को साबित करने का कोई पॉइंट ही नहीं हुआ, कैसे? तो उसके बाद आई बात कि हम लोगों का टेस्ट चल रहा है। वी आर हियर टू टेक टेस्ट बिटवीन गुड एंड इवल, दैट इज कोरिलेटेड और बाय God, given by God to us, so that we can justify or we are accountable for Him by means God, and then He decide whether we go to the स्वर्ग और नरक। तो ये बात कहाँ से आई कि टेस्ट हो रहा है? जैसे कि शुरुआत में बात की गई थी कि रेवलेशन को हमें के बेसिस पे डिफाइन नहीं करना है। अब ये टेस्ट हमारा हो रहा है, ये कौन से साइंस है या कौन से लॉजिक ने डिफाइन किया कि हमारा टेस्ट हो रहा है? कौन से लॉजिकल फ्रेमवर्क में आपने डिफाइन किया कि हमारा टेस्ट चल रहा है? आपने सीधे पॉइंट पे आया गॉड को डिफाइन करने के लिए, आपने कहा टेस्ट हो रहा है इसलिए गॉड होना चाहिए। क्योंकि टेस्ट हो रहा है तो आपको गुड और इवल में डिसाइड करना पड़ेगा, और गुड और इवल में डिसाइड करेंगे तो गुड और इवल बनाया किसने? तो गॉड ने बनाया, इसलिए गॉड है। ये क्या बात हुई? दो की बात ही नहीं हुई। यानी आप अपनी कहानी रच के गॉड को साबित करे जा रहे हैं, जबकि कहानी का कोई लॉजिकल प्रूफ ही नहीं बन रहा है, बस पॉइंट उठाए जा रहे हैं। अब टेस्ट हो रहा है, कहाँ से डिफाइन हो रहा है? ये रेवोल्यूशन से आया, सीधी बात है, रिलीजियस बुक से आया है कि आपका टेस्ट हो रहा है, जो कि सदियों से हम सुनते आ रहे हैं कि टेस्ट हो रहा है, टेस्ट हो रहा है। तो ये तो बहुत बेकार का रेवोल्यूशन वाला, अपने ही बनाए हुए शुरुआत में डिस्कशन के पॉइंट्स को ही आप कंडेम कर जा रहे हैं, साइंस को भी लेके जा रहे हैं। अब टेस्ट वाली जो बात हो गई वो फिर से रेवोल्यूशन की बात हो गई, और बीच में ऑब्जर्वेशन तो आपके देख ही लिए एग्जाम्पल्स की फॉर्म में। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि गॉड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इवल, इफ ह्यूमंस डू इवल थिंग्स दे विल दे हैव द फ्री विल। अब इसमें उन्होंने कहा कि कोई भी गलत चीज होती है तो वो ह्यूमंस की फ्री विल से होती है, और जो भी बुराइयां जो होती हैं, बड़ी बुराइयां, वो गॉड के वाइजनेस की वजह से होती है। यानी गॉड वाइज है इसलिए वो हो रही है बड़ी बड़ी बुराइयां जितनी हो रही है। लेकिन अगर कोई एक पर्सन गलती कर देता है तो वो उसकी फ्री विल से गलती हुई है, लेकिन अगर कलेक्शन ऑफ पीपल गलती कर देते हैं तो वो गॉड्स के विल्स की वजह से हुई है या उसकी वाइजनेस से वजह। ये पॉइंट इतना ज़्यादा कंट्राडिक्टरी है कि क्या ही बोला जाए इस पर। आप लोग खुद सोचिए कि इस पॉइंट का क्या मतलब बनता है, ठीक है? और इसका मतलब क्या होता है? गॉड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवल। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ डू वी डिफाइन फ्री विल? अब फ्री विल क्या होती है? ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा कि फ्री विल है कि नहीं है, ये समझाने बैठने को मतलब नहीं है, किसी और वीडियो में बात करता हूँ। लेकिन सीधा सा लॉजिक है कि अगर गॉड ने फ्री विल दे ही दी, अगर ह्यूमंस को गॉड ने फ्री विल दे ही दी है कि आप खुद सोचने समझने के लायक हो कि आपको दुनिया कैसे चलानी है, तो भैया फिर आप खुद ही इंटरफेयर क्यों कर? ये तो वही बात होगी कि आपने एक गेम बनाया, चाहे वो फिजिकल हो गेम, चाहे वो कंप्यूटर गेम है, और आपने कंप्यूटर गेम में जितने भी कैरेक्टर्स हैं आपने उनको इतना ज्ञान दे दिया कि वो
खुद ही वो गेम खेल सकें, ठीक है, और आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। तो जब आपने वो एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बना दिया है जो खुद ही रन कर सकता है, तो फिर आप उसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे बात? और आपको इंटरफेयर अगर करना ही है तो सीधी सी बात है, आप सीधे सीधे बोल दो कि भैया मैं रेफरी हूँ, सीधे सीधे सारे ह्यूमंस को बोल दो कि भैया मैं रेफरी हूँ, मैंने गेम बनाया, आप मुझे प्रेस करो या मत करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन गेम मैंने बनाया, आपको मेरे रूल्स एंड नेचर से कोई किंग या डिक्टेटर होता है, आप सीधे सीधे बोल दो। आप इतनी मिस्ट्री बना के क्यों रखे हो कि भैया आप मुझे पहचान तो नहीं पाओगे, मुझे प्रूव भी नहीं कर पाओगे, लेकिन आप मुझे मानो जिसका कोई प्रूफ नहीं है? तो ये तो बेकार सी बात हो गई। आगे बात करते हैं, इस पे लिखा हुआ है ओनली गॉड गिव्स द ऑब्जेक्टिव मोरालिटी टू ह्यूमंस। अब फिर से वही बात जो मैंने समझा चुका हूँ कि जो मोरालिटी है वो सिर्फ गॉड की भी नहीं हो सकती, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कई सारे ऐसे ह्यूमन कल्चर्स या ह्यूमन ग्रुप्स रहे हैं, सोसाइटीज रही हैं जहाँ पर किसी भी तरह का कोई गॉड ना मानने के बाद भी लोग अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वहाँ पर कोई गलत काम ना कर रहे हो। गलत काम तो रिलीजियस वाले पीपल भी कर रहे हैं, यानी थीस्ट जो पीपल हैं वो भी गलत काम कर सकते हैं। अब ज्यादा कम ये तो मैं आंकड़ों पे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है ये चीज। आप क्लेम तो नहीं कर सकते कि रिलीजियस पेपर कभी गलत नहीं करता है, किसी तरह की बुराई में पार्ट या हिस्सेदार नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, इन थीस्टिक वर्ल्ड चिल्ड्रंस death is a waste, but in theistic world we have a compensation of death of children because God is all wise। ये वही बात हो गई कि जो गाजा में बच्चे मरने वाली बात जो थी, जिस पर डिस्कशन हुआ, जिससे गॉड का प्रूफ और डिस्प्यूट किया जा रहा था, जिस पर उन्होंने बोला था कि जो बच्चे मर रहे हैं वो उनका कंपनसेशन मिलेगा, ऐसा बोला गया था, जिससे आप गॉड की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर रहे हैं जस्ट बिकॉज आप प्लीज करना चाहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को। तो उन्होंने कहा कि अगर यही जो मरना है बच्चों का, अगर अथीस्टिक वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में अगर सोचा जाए, देखा जाए, तो फिर उसका क्या मतलब बनता है, क्या सच बनता है? दिक्कत यही है कि ह्यूमंस हर चीज का सेंस बनाना चाहते हैं। हो सकता है एग्जिस्टेंस में क्या खुद ही सेंस ना हो किसी तरह का, तो एग्जिस्टेंस में जो चीजें चल रही हैं उसका सेंस होना जरूरी है कि नहीं है, ये तो आप डिसाइड करो, मैं डिसाइड नहीं करूंगा, आप जो सोचो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं कि हर चीज का सेंस हो एग्जिस्टेंस में, और जब आपको सेंस ना मिले तो आप खुद सेंस बना के उसके पीछे की कहानी गढ़ दें, तो ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेसेसरी बीइंग इज अ सिंपल बीइंग, इट इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव थिंग टू टेस्ट विद साइंस। इस पे उन्होंने फिर मेटाफिजिकल पे आ, जबकि थ्रू आउट द डिस्कशन मेटाफिजिक्स कहीं भी एक्सप्लेन नहीं कही, ना कि कोई साइंटिफिक वर्ड में इसको एक्सप्लेन कर पाया। ये तो वही बात हो गई कि हवा में हम बातें फेंक रहे हैं जिसका कोई सेंस नहीं बनता। तो मेटाफिजिक्स जब भी आ जाता है तो उस पॉइंट का कोई वैलिडिटी बचती ही नहीं कि उस पर क्या डिस्कशन किया जाए। ये तो आप फिर से वही कवर अप कर रहे हैं। Last point is we are not capable of knowing his wisdom, but we are capable of knowing his attributes, other things, his wiseness, his omnipresence, omnipotence। मतलब जो पर्सन है वो लास्ट में ये बोलता है कि जो गॉड है वो बहुत ज्यादा वाइज है, हम उसके गॉड के एट्रीब्यूट जान सकते हैं, हम उसके जो काम है, उसकी जो पावर है, उसकी जो प्रेजेंस है, उसकी जितनी भी चीज़ें हैं, उसकी प्रॉपर्टीज हम उसको जान सकते हैं, लेकिन हम फिर भी साइंस से प्रूव नहीं कर सकते। अब इस बात का क्या लॉजिक बनता है? यानी कहने का बात है, ये सारे पॉइंट्स अगर मैं देखूं, जितने भी पॉइंट्स थे जो पर्सन ए यानी थीस्ट पर्सन ने रखे, और शुरुआत में जो स्टैंडर्ड उन्होंने तय किया था कि ना तो साइंस की बात होगी, ना रेवोल्यूशन की बात होगी, रेवोल्यूशन ना ऑब्जर्वेशन की बात सिर्फ होगी लॉजिक और रीजनिंग से। जबकि आपने खुद देख लिया कि साइंस थ्रू आउट द डिस्कशन बढ़ता रहा, रेवोल्यूशन भी बीच में 2-3 जगह आया, ऑब्जर्वेशन यहाँ पर जितने भी ऑब्जर्वेशन किए गए वो साइंस के पर्सपेक्टिव से ही किए गए, यहाँ तक कि
रेवलेशन के पर्सपेक्टिव से भी किए गए ऑब्जर्वेशन और एग्जाम्पल तो आपने कई बार सुन रखे होंगे इस तरह के कि रिलीजियस बुक्स के ही एग्जाम्पल थे सारे। रही बात लॉजिक और रीजनिंग, तो लॉजिक और रीजनिंग उन्हीं के बीच में फंसाते। कहीं लॉजिक और रीजनिंग डिफाइन करने, यानी लॉजिक और रीजनिंग गॉड को डिफाइन करने के लिए आपको पूरा नया फ्रेमवर्क डिफाइन करना पड़ता पहले, तब आप लॉजिक को प्रूव कर पाते। लेकिन यहाँ लॉजिक तो कहीं दिख ही नहीं रहा, कहीं बात ही नहीं हुई किसी लॉजिक। सारे जितने भी लॉजिक लगाए गए वो सिर्फ और सिर्फ साइंस के लगाए गए या सूडो साइंस के लॉजिक लगाए गए, जिसका कोई लेना देना नहीं है प्रूफ और डिस्प्रूफ से। तो कहने का मतलब अगर मैं पूरे डिस्कशन को कंपाइल करूं तो कहने का मतलब ये है कि साइंस या किसी भी और तरीके से आप गॉड को प्रूफ या डिस्प्रूव तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि एम्प्टीनेस यूनिवर्स में अगर कहीं एम्प्टीनेस है या यूनिवर्स या एग्जिस्टेंस से पहले अगर कुछ नहीं था या कुछ था, उन दोनों ही चीजों को प्रूव डिस्प्रूव करने के लिए आपको हो सकता है साइंस का पैराडाइम छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेटाफिजिक्स के थ्रू हम ये चीज डिस्कशन में पहुंच पाए या किसी नतीजे में पहुंच पाए, ये पॉसिबल नहीं है। साइंस का पैराडाइम इसलिए पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि साइंस जो सिस्टमैटिक स्टडी है वो सारी सिस्टमैटिक स्टडी को मेजरमेंट या टेस्ट करने के लिए हमें कुछ बनाना पड़ेगा, और जो कुछ भी बनाएंगे वो मैटर से बनाएंगे, और वो मैटर वर्क करेगा किसी तरह की एनर्जी से, और वो एनर्जी एक फिजिकल वर्ल्ड का ही एक पार्ट है। और जब वो फिजिकल वर्ल्ड का ही एक पार्ट है और वो खुद में एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो चीज़ खुद में एग्जिस्ट कर रही है और खुद ही मैन्युफैक्चर्ड है किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए, तो वो उस चीज़ को कैसे मेज़र करेगा जो मेजरमेंट के बाहर की है। यानी साइंस के मेजरमेंट का जो डोमेन है, जब हम उसको क्रॉस करेंगे तो वहां पर चीजों को समझना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, यानी उसके परे की बात हो जाती है। लेकिन फिर भी हमें साइंस पे फेथ है। तो जहां पर पर्सन बी ने ये बोला था कि फेथ गलत है, बिलीफ गलत है या सही है, तो मेरे ख्याल से जितने भी साइंटिफिक कम्युनिटी है वो खुद अपनी थ्योरीज पर अपने अपने जो थॉट्स हैं, जिसको वो थॉट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, उस पर अगर उनका फेथ ना होता, उनका बिलीफ ना होता, तो शायद वो कभी भी ये यूनिवर्सल डिफाइनिंग फॉर्मूलेज, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स डिफाइन नहीं कर पाते। लेकिन जब यही फेथ और बिलीफ सूडो साइंस या बेकार डिफरेंट या अननेसेसरी या रॉन्गफुल बातों, कहानियों के लॉजिक्स में जब ये पड़ जाते हैं, तब सारा डिस्कशन या ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग खराब हो जाती है। तो मैंने ही शुरुआत में जो बात कही थी फेथ और बिलीफ की, वो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रोडक्टरी है। तो डिपेंड करता है आपका फेथ किस चीज़ में है, और वो फेथ जिस चीज़ में लगा रहे हो वो किस तरह के लॉजिक के बेसिस पे है, किस तरह के कामों में। यही फेथ और बिलीफ अगर अच्छे काम लगाते तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, खराब काम में लगाओ तो खराब रिजल्ट में आएंगे। डिफाइन कैसे किया जाएगा वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा। रही बात मुझसे पूछा जाए कि गॉड है कि नहीं है पर्सनल लेवल पर, तो अभी तक सीधी सी बात है, जो अंडरस्टैंडिंग जो चल रही है ह्यूमन एनालिसिस की, वो साइंस में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो साइंस के लोग नहीं है वो मेटाफिजिक्स में घुस के उसको पता लगाना चाह रहे हैं। अब मेटाफिजिक्स है क्या? मेटाफिजिक्स, मुझे लगता है मेटाफिजिक्स सब्जेक्टिव वर्ल्ड, सब्जेक्टिव मतलब हमारी कहानियों का वर्ल्ड, जो ऑब्जेक्टिवली तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आप बातों में कोई भी चीज एग्जिस्टेंस में करवा लो, आप बातें बनाते रहो, कहानियां बनाते रहो, कुछ भी बोलते रहो फिक्शनली, वो सारा का सारा मेटाफिजिक्स ही तो है, और क्या है। और मेटाफिजिक्स में आप कुछ भी बनाते रहो, अपने दिमाग में कोई भी उसका फीलिंग, उसका एहसास एक सब्जेक्टिव वर्ड में आप ला सकते हो उस चीज, और आप उसको कहोगे कि हाँ ये चीज गॉड है, मुझे फीलिंग हुई गॉड की, मुझे एहसास हुआ गॉड का, जबकि वो आप सारा माइंड का खेल है आपके।
तो वही मेटाफिजिक्स है और क्या है, क्योंकि आप उसको किसी तरह से मेजरमेंट नहीं कर सकते। आप सिग्नल्स को मेजरमेंट कर सकते हो, एनर्जी मूवमेंट को मेजरमेंट कर सकते हो, लेकिन आप बातों को भी आप तरह के एनालाइज कर सकते हो। किसी तरह की बात को, टेक्स्ट को, कहानी को आप उसको एनालाइज कर सकते हो उसके वर्ड्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन कोई पर्सन उस चीज़ को किस तरह समझ रहा है, उस चीज़ को दिमाग में किस तरह से महसूस कर रहा है, वो चीज़ आप कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि वही चीज़ आप मेटाफिजिक्स बोल रहे हो। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा पसंद आए। शायद मेरा फर्स्ट वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कोशिश करना किसी तरह कमेंट की, जिससे मेरे से भी गलती हो सकती है, हो सकता है मैंने कई सारे पॉइंट्स इस पर गलत बोले हो या उसका एक्सप्लेनेशन गलत दिया हो, लेकिन पॉइंट ये नहीं कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। पॉइंट ये कि डिस्कशन सही तरीके से ना भी हो, लेकिन हम सारे पॉइंट रख पाएँ और उन सारे पॉइंट से नए क्वेश्चंस उठा पाएँ, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो, रादर देन कि हम उस चीज़ को कंटिन्यू कर लें। बात यहाँ सही और गलत की नहीं है। जो पर्सन ए और पर्सन बी, मैं दोनों के ही सपोर्ट नहीं कर रहा, दोनों के ही गलत नहीं कह रहा, दोनों ही अपनी जगह सही थे, दोनों ने ही बहुत अच्छा बोला, क्योंकि जितनी जिसकी अंडरस्टैंडिंग होगी वो उतनी बोल पाएगा। ठीक है, ना ही मैं उनकी बातों को कंडेम करता हूँ, लेकिन बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो बातें पब्लिक में आ रही हैं तो सीधी सी बात है कि हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा हक है कि वो अपनी किस तरह से उस चीज़ को समझे और लोगों तक वो चीज़ सही डायरेक्शन में जा रही कि नहीं जा रही, तो ये बताना ज़रूरी था। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये वीडियो सबको पसंद आए, और नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते देखना तो आप किस पॉइंट को, किस टॉपिक पर चाहते हैं तो आप टॉपिक बताएं, आप मुझे समझाने का एक या डिस्कशन करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, समझाना चाहता हूँ या कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ इस फील्ड का, लेकिन बस ये कि एक तरह की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सोचा कैसे जाए चीज़, सही क्वेश्चन क्या होने चाहिए, सही पॉइंट्स क्या होने चाहिए किसी डिस्कशन में, या डिस्कशन होना ही किस तरह का चाहिए। तो वो एक तरीके का एक्सप्लोरेशन ऑफ साइंस, ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑफ यूनिवर्स, ऑफ रिलीजन, ऑफ गॉड, ऑफ इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों पर हम बात करेंगे अपने चैनल पे। तो होप नेक्स्ट टाइम वी विल मीट। थैंक यू।